नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। इंडियन पॉलिटी क्लास नंबर 7 जिसमें आज हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे मौलिक अधिकार को। पिछले क्लास में हमने 3 फंडामेंटल राइट्स डिस्कशन कर लिए थे और आज हमारा जो 3 बचा हुआ उसे हम लोग कवर कर लेंगे। आपका कोई भी पेपर है, आप रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एसआई या फिर आप डिफेंस सेक्टर में या फिर आप झारखंड से या फिर बिहार से या फिर यूपी से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इंडियन पॉलिटी में टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को कवर करने के लिए और कंसेप्चुअल वे में और कम टाइम में हर एक टॉपिक को सिस्टमेटिक वे में कवर कर लिया जाए, वो तो कंटेंट भी हो साथ के साथ जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं वो सब कुछ मैंने कोशिश की है कंप्लीट कराने की। तो एक आपसे भी उम्मीद रखता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि एक मोटिवेशन की तरह मुझे भी ये काम करे, ताकि मैं और अच्छे वीडियो और अच्छे कंटेंट और रेगुलर वे में हर सब्जेक्ट को कंप्लीट कराने की कोशिश करूँ। तो अगर आपने अभी तक इन सारे वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर देखें, संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं एक बार देखें। आपके कम टाइम में मैंने पूरी चीज़ें कवर कराने की कोशिश किया। किस प्रकार हमारा संविधान बना है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपके सवाल बनते हैं। प्रस्तावना दूसरी क्लास में हमने कवर किया है। सोर्सेस, जो हमने भारत की जो संविधान है, जो भारत के संविधान बनने के समय भारत ने किस किस देशों से कौन कौन सी चीज़ें ली है, वो सब कुछ हमने यहाँ कवर किया है। और 12 की 12 अनुसूचियाँ, और फिर हमने कहा इसके बाद आर्टिकल 1 से एक आर्टिकल 51, और आज हम लोग आर्टिकल 32 तक चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। हर वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जो कंटेंट लेना चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू, बट कंटेंट पेड होगा। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी यूट्यूब में वीडियो रहेगी, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं जितने भी मैंने नाम लिया है। और अगर आप बीपीएससी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्री लेवल पे काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, एसआई दरोगा वगैरह के लिए, एनटीपीसी वगैरह के लिए काफ़ी है ये पेपर नोट्स, सीजीएल, सीएचएसएल, ये सब के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एक बार हम रिकॉल करेंगे क्योंकि 3 फंडामेंटल राइट जो हमने कवर कर लिए उसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स हमने जो लिए हैं वो कौन से देश से लिए हैं, तो हमने कहा था यूएसए से लिए। बट दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। अगर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो हमें बताइए कि आर्टिकल 14 हमने किस कंट्री से लिए हैं जो हमारा एक मौलिक अधिकार है, और आर्टिकल 21 हमने किस कंट्री से लिए हैं जो वो भी हमारा एक मौलिक अधिकार होता है। अगर बात कर ली जाए फंडामेंटल राइट किस भाग में है, तो पार्ट 3 में है। और आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। ठीक है, इसमें जब भारत संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। बट प्रेजेंट में अगर बात की जाए तो 6 फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें से एक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया मौलिक अधिकार से और उसे एक कानून का दर्जा दे दिया गया आर्टिकल 300A के तहत। 3 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हमने कवर किए हैं, पहला फंडामेंटल राइट्स, दूसरा फंडामेंटल राइट्स और तीसरा फंडामेंटल राइट्स। पहला फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में हमने देखा समानता की बात की गई है, राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। सेकेंड फंडामेंटल राइट्स में जो बात की गई है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, जिसमें बात की गई है राइट टू फ्रीडम की, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। और फंडामेंटल राइट तीसरी फंडामेंटल राइट जो थी हमारी आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24, जहां पे हमारे शोषण, एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि आपका अगर कोई भी ऐसा इन क्षेत्रों में अगर शोषण हुआ जा रहा है तो वो आपका एक मौलिक अधिकार है और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं न्यायालय में। 3 फंडामेंटल राइट्स कवर किए हैं और आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं 3 फंडामेंटल राइट्स, और जिसमें पहला फंडामेंटल राइट जो होगा आर्टिकल 25 से 28, 29, 30 और 32। अब 31 जो आर्टिकल है उसे क्या कर दिया गया है, अब एक संपत्ति का अधिकार जो था आपका आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, इसे क्या कर दिया गया, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान में संशोधन करके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में लाया गया था, जिसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। और अब ये क्या है, एक कानून बन चुका है, एक लीगल राइट है, अब ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, और उस समय किसकी सरकार थी, तो मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो अब हम लोग चौथा आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। मेनली देखिए चौथा फंडामेंटल राइट स्टार्ट करते हैं। चौथा फंडामेंटल राइट हमें क्या बोलता है, पहले ये समझ लीजिए। टोटल 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28, जिसमें हम 25 करेंगे, 26 करेंगे और 27 करेंगे। यही 3 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेनली जो चौथा फंडामेंटल राइट्स हमें दी गई है, मौलिक अधिकार दी गई है, राइट टू फ्रीडम,
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहने का अर्थ यह है कि ये मौलिक अधिकार आपको देने का अर्थ यह है कि आप किसी भी धर्म को, ठीक है, किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। आप जिस भी धर्म को मान रहे हैं आप उस धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भी आप स्वतंत्र है। ये हमारा एक मौलिक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में। ये चौथा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो इसके तहत कौन कौन सी बातें कही गई है इस पे विचार कर ले। तो आर्टिकल 25 हमें क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस, यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, कोई भी धर्म अगर वो मानते हैं, मतलब आप क्या है, फ्री है किसी भी धर्म को अपनाने के लिए या फिर आप उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि आप इंडिया में हैं वो तो केवल हिंदू धर्म को ही आप मान सकते हो और हिंदू धर्म को ही आपको फॉलो करना होगा और आपको उसका ही केवल प्रचार प्रसार करना है, ऐसा नहीं है। इसलिए है कहा जाता है कि इंडिया का जो संविधान है, ठीक है, मतलब इंडिया जो है एक लोकतांत्रिक, मतलब गणतंत्र लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे आपको जितनी इंडिपेंडेंट दी गई है, इसलिए आप जाएं किसी भी कंट्री में आपको इतनी इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कहने का अर्थ यही कि आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है या फिर उसकी प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 26 में क्या बताया गया है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर, मतलब अपने धर्म के लिए अगर आप किसी भी धर्म को मान रहे हो, जैसे हिंदू धर्म मान रहे हो, मुस्लिम धर्म को आप अपनाए हुए हो या फिर सिख धर्म को हो या फिर जैन धर्म, तो आप उसके लिए किसी भी संस्थान की आप स्थापना करना चाहते हैं तो आप उसकी स्थापना बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपका एक फंडामेंटल राइट्स है और आपको उसका कैसे सुचारू ढंग से उसका संचालन करना है इसका भी आपको अधिकार दिया जाता है आर्टिकल 26 के तहत। आर्टिकल 27 ये कहता है कि आपने अगर कोई भी धार्मिक संस्थान की स्थापना की है तो उस धार्मिक संस्थान जो होगा वो आपका धार्मिक संस्थान से जो भी आय होगी उस धार्मिक संस्थान के लिए वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। आपको उस धार्मिक संस्थान के लिए सरकार को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा या सरकार आपको बाध्य नहीं करेगी कि आप इस संस्थान के लिए जो आय हुई है आप उसका टैक्स पे करें। मेनली चौथा फंडामेंटल जो हमारा मौलिक अधिकार है कहता है क्या है कि आप फ्री है किसी भी धर्म को मानने के लिए, उनके प्रचार प्रसार करने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए आप कोई संस्थान बनाते हैं तो आप उसके लिए भी स्वतंत्र संस्थान बना सकते हैं और उस संस्थान जो होगा आपके टैक्स फ्री होगी, सरकार आपको बाध्य नहीं करेगी उसका आपको टैक्स पे करने के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स 4 क्लियर है आपका क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 पांचवा फंडामेंटल राइट्स की अगर बात की जाए जिसमें आपका 2 आर्टिकल है 29 और 30। ये क्या बोल रहा है, राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चरल, मतलब सांस्कृतिक एंड शैक्षणिक अधिकार। इसमें ये किसके लिए ये अधिकार है, ये मेनली जो अधिकार दी गई है, ये मौलिक अधिकार जो दिया गया है अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। माइनॉरिटीज़ क्या होता है इसको समझ लीजिए एक बार। जिसकी जनसंख्या 50% से कम है, जिस भी देश में जिसकी जनसंख्या जिस भी धर्म की 50% से कम है वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं। जैसे अगर इंडिया में बात कर ले तो मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब जो है माइनॉरिटीज़ में आएंगे। और आप पाकिस्तान चले जाएं तो वहाँ पर हिंदुज़म जो है वो आपके माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं, मतलब उनकी जनसंख्या क्या है 50% से कम है। तो इनके लिए ये माइनॉरिटीज़ जितने भी हैं इनके लिए क्या किया गया है, एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिया गया। कहने का अर्थ ये है कि ये माइनॉरिटीज़ जो है अपने शिक्षा के लिए अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, संस्थान का निर्माण कर सकते हैं, या फिर ये माइनॉरिटीज़ चाहें तो अपने कल्चर अपने संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी भाषाओं की रक्षा के लिए, अपनी लिपि की रक्षा करने के लिए वो बिल्कुल स्वतंत्र है। ये हमारा संविधान उनको फंडामेंटल राइट्स देती है। अब हम एक बार उसको आर्टिकल वाइज देख लेते हैं। 2 आर्टिकल में जो कहा गया है आर्टिकल 29 ये कहता है आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, मतलब अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण। कि जो भी अल्पसंख्यक है जिनकी जनसंख्या 50% से कम है, जैसे मुस्लिम धर्म, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ये क्या है, इनको अधिकार दिया गया है हमारे संविधान से, एक मौलिक अधिकार दिया गया है कि आप अपनी संस्कृति की, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो कल्चर है वो उनकी क्या कर सकते हैं, संरक्षण करने के लिए बिल्कुल फ्री है। उनको अधिकार देती है हमारी संविधान, अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित वो रख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है,
अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थान का भी अधिकार है, मतलब जो माइनॉरिटीज़ है, जैसे कि आप देखे होंगे, नाम भी सुने हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, सुन रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो जो अल्पसंख्यक है वो चाहे तो वो अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान भी चला सकते हैं, सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी आपसे, ठीक है। ये आर्टिकल 30 हमसे कहता है। तो चौथा फंडामेंटल राइट्स हमें हमें क्या, कौन सा अधिकार दिया था? चौथा फंडामेंटल राइट्स हमें क्या दिया था कि आप फ्रीडम है, आपको फ्रीडम है किसी भी धर्म को मानने के लिए, ठीक है। फंडामेंटल जो पांचवा था, आपको क्या बोला गया है? माइनॉरिटीज़ के लिए बोला गया, अपने कल्चर को बचाने के लिए, आप अपने शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने के लिए अपने पसंद के अनुसार में। और अंतिम फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है इन्होंने, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 32 हमें बोलता है कि अगर आपके जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, अगर इनमें से किसी भी फंडामेंटल राइट्स की अगर आपका हनन हो रहा है या फिर आपका शोषण हो रहा है या फिर आपके फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज़ किया जा रहा है या फिर आपको फंडामेंटल राइट्स को दबाया जा रहा है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप न्यायालय से आप इस पर जाकर के कंप्लेन कर सकती है और इसके लिए न्यायालय डिसीजन ले सकती है मौलिक अधिकार के बेसिस पे कि वाकई आपका शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसलिए बी.आर. अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 को, ठीक है। कई बार आपसे पूछा गया सवाल है कि बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपके आर्टिकल 32 के तहत आता है। कहा क्या गया है आर्टिकल 32 में? मैटर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार के शोषण के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट जो है एक रिट जारी करती है। रिट क्या है? एक पावर है, 5 रिट है ये जारी करती है, और सुप्रीम कोर्ट जो 5 रिट जारी करती है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो 5 रिट जारी करती है आर्टिकल 226 के अनुसार, ठीक है। तो ये भी पूछा गया है, मतलब जब बीपीएससी वगैरह पेपर देंगे तो ये सब पूछेगा। अगर रेलवे एसएससी का पेपर दे रहा है तो ये आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने संविधान का आत्मा कहा? तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा। तो अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका हनन हो रहा है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? रिट जारी करती है। और आपसे ये भी पूछा गया सवाल है कि रिट जो लिया गया है किस कंट्री से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करती है। 5 तरह की रिट होती है: हैबियस बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडामस प्रमादेश, तीसरा हो गया प्रोहिबिशन, सर्टियोरी यानी कि उत्प्रेषण, और अंतिम जो है क्यों वारंटो यानी अधिकार परीक्षा लेख। ये जो 5 रिट है इस पे इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरी नहीं है, ठीक है, और ना ही आपके एग्जाम में ये आएंगे। कौन कौन से रिट होते हैं बस ये आपको पता होना चाहिए: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छ लेख, ठीक है, हैबियस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और क्यों वारंटो। तो ये 5 रिट जारी करती है आपकी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। तो ये आपका फंडामेंटल राइट कंप्लीट होता है, और जिसमें हमने जो है एक बार फिर से हम अगर रिवाइज करने की कोशिश करें टोटल 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स को, तो एक बार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 जो था आपका पहला फंडामेंटल राइट था, जिसमें बात किया गया था समानता की, यानी कि राइट टू इक्वलिटी की। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 जो आपके सेकंड फंडामेंटल राइट थी, जिसमें बात की गई थी आपको राइट टू फ्रीडम की, राइट टू फ्रीडम की यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 में जो बात की गई थी आपको एक्सप्लॉयटेशन की यानी शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार दी गई थी, आर्टिकल 23 से 24। चौथा फंडामेंटल राइट जो है आपका 25 से 28 आज ही हमने देखा कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में हमने देखा जो आपका पांचवा फंडामेंटल राइट्स हुआ करता है जो आपको माइनॉरिटीज़ को दिया गया है, और आर्टिकल 32 में हमने देखा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं कि आप मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 रिट जारी करती है। और ये 5 रिट जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ये ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक।
काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और आज छोटी है वीडियो, क्योंकि नई टॉपिक मैं स्टार्ट करूँ। अगला जो वीडियो में हम लोग करेंगे कवर डीपीएसपी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो छोटी रखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को भी थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, लेकिन चीज़ें कंप्लीट कराने में वीडियो लंबी हो ही जाती है। खैर, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।